जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम अकाउंट परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई करोगे। तो जैसा कि कल के वीडियो में हम लोगों ने बात किया था, जो आपका क्लास 10 का जो साइंस है उसका जो चैप्टर नंबर 14 है ऊर्जा के स्रोत, इसका मैंने बोला हुआ था कि ऑब्जेक्टिव में आपको 2 वीडियो में कराऊंगा। यानी कि कल का जो वीडियो था उसमें मैंने आपको ऑब्जेक्टिव का जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस होते थे वो मैंने करा दिया था। यानी एक क्वेश्चन रहेगा और 4 ऑप्शंस रहेगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे। इस प्रकार के प्रश्न मैंने जितने भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो आपके एग्जाम में आएंगे ही, वो सारे प्रश्न मैंने कल के वीडियो में करा दिया था। बाकी आज की इस वीडियो में, जैसा कि मैंने कल बोला था, कल का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो सबसे पहले जाके उसको देख ले, फिर यहाँ पे आए, तब आपको बेटर समझ में आएगा। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, आप लोग उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद यहाँ देखिए, तब आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक ना। तो बेसिकली मैंने बोला था कि आज के इस वीडियो में आपको जो आपका वन लाइनर या वन वर्डर प्रश्न होता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि एक कोई, जैसे कि आपका एक प्रश्न रहेगा और उसका आंसर को आपको लिखना पड़ेगा, या तो वन लाइन में लिखो या तो एक वर्ड बना के लिखो, ठीक ना। तो इस प्रकार के प्रश्न को मैं आज के इस वीडियो में कवर कराने वाला था। और साथ ही साथ मैंने कल के ही वीडियो में आपको मैंने जितने भी आपके 2009 से लेकर 2023 तक पूछे गए प्रश्न थे सभी मैंने करा दिया था, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, ये सब मैंने कल करा दिया था। तो आज मैं इसको रिपीट नहीं करने वाला हूँ। आज मैं डायरेक्ट जो मैं कल बोला था कि मैं आज आपको वन लाइनर या वन वर्डर प्रश्न करवाऊंगा, उसको मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले उसको जरूर जाकर देख लीजिएगा, फिर यहाँ से देखिएगा तो बेटर आपको समझ में आएगी, अंडरस्टैंडिंग आपका बेटर होगा, ठीक ना। तो आज ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आज फटाक से हम लोग इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, ठीक ना, क्योंकि ये पार्ट 2 है, ठीक ना। तो देखिए, सबसे पहला आपके पास प्रश्न आता है, जो कि है आपके पास, जब हम साइकिल से विद्यालय आते हैं तो किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? तो आपको पता होगा कि हम लोग पेशीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं, मसल्स की एनर्जी का यूज करते हैं, तभी हम लोग उस पेशीय बल से हम लोग साइकिल को चालित कर पाते हैं और हम लोग आराम से स्कूल पहुंच जाते हैं। याद रखिएगा बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। साइकिल चलाने से शरीर के पेशीय ऊर्जा का रूपांतरण होता है। साइकिल जब आप लोग चलाते हो तो साइकिल पे हम लोग अपना पेशीय ऊर्जा लगाते हैं, और आपको पता होगा कि ऊर्जा का ना ही विनाश होता है ना ही उसका निर्माण हो सकता है, वो कांस्टेंट होता है, ठीक ना, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, ठीक है ना। और जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ऊर्जा का ना ही विनाश होता है ना ही उसका आप लोग निर्माण कर सकते हो, वो सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो पेशीय ऊर्जा एक प्रकार का एनर्जी है, ये तो भाई डिस्ट्रॉय हो नहीं सकता, ना ही आप लोग क्रिएट कर सकते हो। ये क्या होगा, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, रूपांतरण हो सकता है, ठीक ना। याद रखिएगा, ये प्रश्न बन सकता है, एनर्जी का ना ही विनाश हो सकता है ना ही निर्माण हो सकता है, वो सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, साइकिल में अपना पेशीय ऊर्जा लगाते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है, साइकिल में गति मिलती है, साइकिल हमारा चल पड़ती है, यानी हमारा पेशीय ऊर्जा गति ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए ये आपका सही आंसर हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 3 नंबर के प्रश्न पर। देखो 3 नंबर का प्रश्न है आपके पास, जब कोई बर्तन ऊपर से नीचे गिरता है तो जमीन मतलब फर्श से टकराने पर एक ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक ना। तो भाई साहब यहाँ होता क्या है, तो वास्तव में यहाँ पे क्या होता है, जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या होता है, आपका ध्वनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि समझो, जैसे बर्तन गिरा जमीन में, वो स्टॉप हो गया, उसमें स्थितिज ऊर्जा स्टोर हो गया। और जैसे आपको पता हो कि कोई भी बर्तन अगर जमीन से टकराती है तो वो ध्वनि उत्पन्न करती है, यानी वो स्थितिज ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। लिखा हो यहाँ पे, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, 4 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है कि मोमबत्ती को जलाने पर मोम की रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण होता है। आप लोगों ने सबने मोमबत्ती का यूज किया होगा, एटलीस्ट बर्थडे में तो किया ही होगा, हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक ना। तो वहां पे क्या होता है कि मोमबत्ती जलता है, वो रासायनिक वो ऊर्जा के थ्रू से जलता है वो, ठीक ना। तो वो रासायनिक ऊर्जा किस में रूपांतरित होता है, आपको पता है कि मोमबत्ती से हमें थोड़ा मतलब गर्मी मिलता है, और खासकर हम लोग मोमबत्ती को गर्मी के लिए यूज नहीं करते, हम लोग प्रकाश के लिए यूज करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं उष्मीय ऊर्जा, जिसको हम लोग गर्मी लेते हैं थोड़ा मोड़ा मोमबत्ती से, ठीक ना, गर्मी भी मिलता है, तो उष्मीय ऊर्जा में भी कन्वर्ट हो रहा है रासायनिक ऊर्जा। साथ साथ हमें लाइट भी मिलता है, हमें रोशनी भी मिलता है, यानी कि वो प्रकाशीय ऊर्जा में भी कन्वर्ट होता है। तो इसीलिए उष्मीय ऊर्जा एवं प्रकाशीय ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो जरूर लाइक कीजिएगा, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से
सब्सक्राइब कर लेना। वैसे हमारा क्या, आप ही का चैनल है, ठीक ना। लिखवा 6 नंबर का प्रश्न में, ऊर्जा को हम कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताया, हम लोग ऊर्जा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ढाल सकते हैं, उसका ना ही विनाश कर सकते हैं ना ही निर्माण कर सकते हैं, समझे ना। तो इसीलिए हम लोग उसका क्या कर सकते हैं, रूपांतरण, ये बोलना सही होगा। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर रूपांतरण हो जाएगा। किसी भी भौतिक अवस्था अथवा रासायनिक प्रक्रम में कुल ऊर्जा रहती है। भाई साहब कोई भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रम ले लो, समझे ना, कोई भी केमिकल इक्वेशन या कुछ भी ले लो दुनिया में, अगर वहाँ एनर्जी है तो एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, समझे ना। तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा अपरिवर्तित। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। लेकिन कि भोजन बनाने के लिए हमें चाहिए, हम लोग भोजन किससे बनाते हैं, हम लोग चूल्हा वगैरह में यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, हीट होता है, यानी हमें भोजन पकाने के लिए उसमें ऊर्जा की उपयोग करना पड़ता है, इसलिए उसमें ऊर्जा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 9 प्रश्न में आते हैं। शारीरिक कार्य करने के लिए चाहिए। भाई साहब शारीरिक कार्य करने के लिए पेशीय ऊर्जा चाहिए। अभी मैं अपने फोन को एक हाथ से होल्ड करके रखा हूं, तो किस कारण से, हड्डी कारण से नहीं, हड्डी तो हमें सिर्फ ढांचा देता है, असल में मेरा पावर सारा मेरा पेशियों में है, ठीक ना। तो पेशी बल का उपयोग होता है, आप चल पाते हो पेशी बल के कारण, ठीक ना। साइकिल चलाने वाला उदाहरण तो देखा ही, ठीक ना। तो हम लोग पेशीय बल के कारण हम लोग कोई कार्य कर पाते हैं। लिखवा है कि रेलगाड़ियों को चलाने के लिए चाहिए। भाई साहब रेलगाड़ी तो आप लोगों सबने चढ़ा हुआ, ट्रेन, ठीक ना। ट्रेन को जनरली अभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से चला रहे हैं, पर पहले डीजल से भी बहुत जगहों पे चलता है। ऐसे ही दुर्गम क्षेत्र जहाँ पे आप लोग को पहाड़ी इलाका होता है, जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी नहीं ले जा सकते, वहाँ अभी कईयों जगह पे अभी डीजल का उपयोग किया जाता है। तो इसलिए जनरली हम लोग विद्युत ऊर्जा और डीजल को प्रीफर करेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 प्रश्न पे, सभी ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि बोला जाता है ना, बाप का बाप, उसी तरह यहाँ पे बात होगा, स्रोतों का स्रोत किसे माना जाता है, सूरज को माना जाता है। याद रखिएगा, मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, सूर्य की बात कर रहा हूँ, जिसे हम लोग भगवान का दर्जा देते हैं। सभी ऊर्जाओं का ऊर्जा किसे माना जाता है, सूर्य को, याद रखिएगा। अनाज सुखाने में हम उपयोग करते हैं, अनाज ले लो, मिर्च को सुखाने में, कई सारे बीजों को सुखाने के लिए, अपने बदन सुखाने के लिए, कपड़ा सुखाने के लिए। हमारे पास फिलहाल अभी एक ही जो है नेचुरल सोर्स है, और जो सबसे बड़ा सोर्स है, सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है, और सभी सोर्स का सोर्स है, कौन है, सूर्य। इसलिए यहाँ पे सूर्य से क्या निकलता है, सौर ऊर्जा। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा का हम लोग उपयोग करते हैं अनाज को सुखाने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोटरसाइकिल को चलाने में उपयोग होता है। भाई साहब यहाँ पे पेशीय ऊर्जा मत लिख देना, मोटरसाइकिल में इंजन लगा होता है, वो इंजन की मदद से चलता है, और वो इंजन को पावर कहाँ से मिलता है, पेट्रोल से। तो यहाँ पे जनरली हम लोग लिख दिए पेट्रोल ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रात में स्ट्रीट लाइट में उपयोग होता है। भाई साहब रात में आप लोगों ने हाईवे वगैरह चढ़ा होगा, आप लोगों ने गया होगा, देखो कि बगल में लाइट लगा होता है, जिससे पूरा हाईवे में रोशनी आ जाता है, ठीक ना। तो वो स्ट्रीट लाइट क्या क्या देता है भाई साहब, हमें प्रकाश ऊर्जा देता है, ठीक है। तो वही इसका सही आंसर हो जाएगा। रात में स्ट्रीट लाइट का उपयोग होता है प्रकाश ऊर्जा का, ठीक ना। उसमें किसका उपयोग होता है, प्रकाश ऊर्जा का। स्ट्रीट लाइटों में प्रकाश ऊर्जा का उपयोग होता है, ठीक ना। ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है, स्ट्रीट लाइट हमें किस प्रकार की ऊर्जा देती है, प्रकाश ऊर्जा। माइनर उसमें ऊर्जा भी देती है, पर हम लोग उसको जनरली कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि जो हम लोग स्ट्रीट में लाइट लगाते हो जनरली एलईडी का लगा होता है। तो कभी सुने हो कि हम लोग ताप लेने के लिए, हीट लेने के लिए एलईडी का उपयोग करते नहीं, समझे ना। क्योंकि उसमें बहुत ही कम एनर्जी निकलता है, उसमें लाइट ज़्यादा निकलता है, तो इस कारण से हम लोग वहाँ पे उसमें ऊर्जा को नेगलेक्ट कर देते हैं, हम लोग जनरली प्रकाश ऊर्जा को रखते हैं, ठीक ना। वरना बच्चा बोल के सर वो तो गर्म होता है, पर सबसे ज़्यादा मायने हम लोग इस कारण से लगाते हैं क्योंकि वो एनर्जी ज़्यादा देता है, ना कि ऊष्मा, ठीक ना। हाँ अगर हीटर बोलते तो हीटर को हम लोग ऊष्मा को प्रेफरेंस कर सकते हैं, क्योंकि हीटर हमें ऊष्मा के लिए चाहिए होता है। लिखवा है कि पुराने समय में ऊर्जा का सामान्य स्रोत था। पुराने समय ऊर्जा का सामान्य स्रोत क्या था, लकड़ी को जला के हम लोग खाना पकाते थे, उसी का मसाल के रूप में यूज करते थे, उसी को हम लोग आग का सेक लेने के लिए करते थे, ठीक है। तो ये 15 नंबर का प्रश्न हो जाएगा। देखो 16 नंबर प्रश्न में लिखा है कि थोड़ी तेज रफ्तार से बहने वाली हवा को कहते हैं, भाई साहब पवन कहते हैं, याद रखिएगा बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर का प्रश्न में। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का स्रोत है। भाई साहब जीवाश्म ईंधन जो होता है वो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है, इसलिए जीवाश्म ईंधन को जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, ये सब को हम लोग क्या करते हैं, सोच के यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये आगे चलकर किसी न किसी समय पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि इनका मात्रा सीमित है। लिखा है यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न में, ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। तो भाई साहब अनवीकरणीय स्रोत मतलब जो खत्म हो जाए। थोड़ा देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था, बस वही प्रश्न को घुमा दिया गया है। बस 17 नंबर के प्रश्न में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डायरेक्ट पूछा था कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का स्रोत है अनवीकरणीय, वही प्रश्न है, बस यहाँ पे क्या कर दिया है, थोड़ा सा पलट दिया है प्रश्नों को। ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है जीवाश्म ईंधन। और क्या क्या ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। 19 नंबर का प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव होती है।
भाई साहब ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारक है CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो 20 नंबर का प्रश्न लिखा हुआ है कि यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है कहाँ पे? डायनामो द्वारा, आप लोग को पता होगा, विद्युत जनित्र द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तापीय विद्युत संयंत्र में ईंधन के रूप में उपयोग होता है। तापीय विद्युत संयंत्र में ईंधन के रूप में हम लोग जीवाश्म का उपयोग करते हैं, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्राकृतिक गैस ऊर्जा का कैसा स्रोत है? तो भाई साहब प्राकृतिक गैस जो होता है लगभग हर प्राकृतिक गैस जो होता है वो आपका अनवीकरणीय होता है, क्योंकि वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। प्राकृतिक गैस का मतलब क्या होता है? जो प्रकृति से बना हो, पेड़ पौधों से बना हो, समझे ना? तो भाई साहब वो एक टाइम पे खत्म जरूर हो जाएगा, इसीलिए उसको हम लोग अनवीकरणीय का कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहते जल में ऊर्जा होती है, बहते जल में गतिज ऊर्जा होती है। और ये प्रश्न ऐसा पूछता तो रुके जल में या फिर बांध में कौन सी ऊर्जा होती है? बांध में जल आपका ठहरा हुआ था, उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, याद रखिएगा बात। जल विद्युत ऊर्जा का कैसा स्रोत है? भाई साहब नवीकरणीय। हम लोग जल विद्युत ऊर्जा को नवीकरणीय में रखते हैं, क्यों? क्योंकि भाई साहब समझो, अब आपका मन में आएगा सर, जैसे हम लोग जल विद्युत ऊर्जा में डैम बनाते हैं, डैम का पानी को निकालते हैं, उससे टरबाइन घुमाते हैं, ऊर्जा मिलता है। लेकिन जो एक बार पानी बह जाता है वो तो बह जाता है, खत्म हो जाता है, तो फिर वो नवीकरण कैसे हुआ? भाई साहब गलत बात है। वापस से पानी गिरेगा, जल चक्र तो आप लोगों ने पढ़ा है, फिर से बांध भर जाएगा, तो वो साइकिल चलता चला जाएगा। अगर हम लोग ज़्यादा बदमाशी ना करें तो, ज़्यादा पेड़ पौधा ना काटे तो, सही पानी का उपयोग करें तो, समझे? तो इसलिए हम लोग इसको नवीकरण का कैटेगरी में रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में ऊर्जा की मांग की पूर्ति जल विद्युत संयंत्र द्वारा होती है। 1/4 भाग लगभग, यानी कि भारत का 25% बिजली जो है, या फिर बोलो 1/4 भाग हमें जल विद्युत ऊर्जा द्वारा प्राप्त होता है, यानी बांधों से, डैम वगैरह से प्राप्त होता है। लिखा है कि नदियों पर बांध बनाए जाने पर प्रदूषण उत्पन्न होता है। तो जनरली यहाँ पे वायु प्रदूषण लिखा हुआ है, कैसा सो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा, तो क्योंकि मन में सवाल आएगा कि जल से वायु का क्या संबंध है। तो देखो ऐसे इसके कई सारे हानियाँ, डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हो पर्यावरण प्रदूषण होता है, ठीक ना, आप लोग एग्जाम में लिख देना, ठीक ना, पर्यावरण प्रदूषण होता है। पर यहाँ पे मेन मुद्दा ये है कि भाई साहब वायु प्रदूषण क्यों लिखा हुआ है, इसको समझने का ट्राई कीजिए। आपको पता होगा जैसे हमारे यहाँ मैथन डैम है, ठीक ना, मैथन डैम है, तो मैथन डैम में क्या होता है कि बड़ा सा एरिया में क्या किया गया, एक पानी को क्या किया, स्टोर करके रखा गया एक डैम से, ठीक ना। तो कभी कभी क्या होता है कि पानी पूरा भर जाने के कारण हमें डैम को खोलना पड़ता है, या ऐसा भी हो सकता है कभी दुर्घटनावश ऐसा ना हो कभी, पर हो जाए कि मान लो डैम ही टूट गया आपका, तो उतना सारा हजारों टनों लीटर में पानी जो होता है वो अचानक से बह के जाएगा, और आसपास का जितना क्षेत्र है वो क्षतिग्रस्त कर देगा, पेड़ पौधा डूब जाएगा, कईयों की मौत हो जाती है, घर द्वार सब समझ सकते हो जलमग्न हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि पेड़ पौधे, जैसे पानी वहाँ से फिर वापस हट जाता है तो क्या होता है, पेड़ पौधे वो मर जाते हैं, वो सड़ने गलने लगते हैं, और सड़ने गलने के कारण पेड़ पौधे के कारण हमें मीथेन गैस मिलता है, जो कि हानिकारक हो सकता है। और भी कई सारे गैस निकलती, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह कई सारे ऐसे गैसें निकलती है जो हमें वायु प्रदूषण करती है। तो समझ सकते हो ना क्यों यहाँ पे वायु प्रदूषण लिखा है सो। और साथ ही साथ देखा जाए तो बांध बनाने से हमें क्या क्या प्रॉब्लम होता है, पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ता है, समझे ना। और साथ ही साथ आपको पता हो कि चाइना में सबसे बड़ा डैम है, जिस कारण से हमारी पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो भी इफेक्ट हो रही है, समझ के देख लो, ठीक ना। और साथ ही साथ पर्यावरण प्रदूषण में जैसे कि सपोज बांध खड़ा कर दिया तो जल का प्रदूषण बढ़ता है, ठीक है। और भी कई सारे क्या क्या आपका क्या क्या क्षति होता है वो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है किस और क्या क्या लाभ है वो भी लिख के बताइएगा। 27 नंबर का प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो नर्मदा, याद रखिएगा बात। उसी तरह से एक प्रश्न आता है आपके पास, टिहरी बांध किस नदी पर निर्मित है? तो टिहरी बांध गंगा पर, सरदार सरोवर नर्मदा पर। लिखा है कि पादप एवं जंतु उत्पाद से प्राप्त ईंधन स्रोत को कहते हैं। तो भाई साहब इसे हम लोग बायोमात्रा या फिर बायोमास कहते हैं, याद रखिएगा बात। और बायोमास को हम लोग क्या लगते हैं, नवीकरणीय संसाधन के रूप में रखते हैं, क्योंकि हम लोग इसको बार बार बना सकते हैं। ज़्यादा पेड़ पौधा लगाओ, क्योंकि बायोगैस बोलो या फिर जैव मात्रा बोलो या बायोमास किसको बोलते हैं, ऐसे ईंधन, ठीक है, ऐसे ऊर्जा जो हमें प्रकृति से मिलता है, पेड़ पौधों से मिलता है, गोबर से मिलता है, ये सब से मिलता है हमें, ठीक ना। तो वो सब को हम लोग खुद से क्रिएट कर सकते हैं। ज़्यादा पेड़ लगाओ तो ज़्यादा पेड़ पौधा मिल जाएगा आपको, ठीक ना। पशुओं का पालन करो, गोबर ज़्यादा मिल जाएगा आपको। तो ये सब देखा जाए तो सब नवीकरणीय है, पर आप लोग करना चाहो तो, अगर हम लोग ज़्यादा बदमाशी ना करें तो। तीसरा प्रश्न, लकड़ी को वायु की सीमित आपूर्ति में जलाने से शेष बचे अवशेष को क्या कहते हैं? तो चारकोल कहते हैं, याद रखिएगा बात। चारकोल बहुत ही अच्छा चीज़ है। कोलगेट की अपेक्षा असल में बात ये हुआ कि चारकोल जो है कोलगेट में भी कई सारे ऐसे में पाया जाता है, ठीक ना। फिलहाल अभी हम लोग बात करते हैं कि 31 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि लकड़ी के अपेक्षा लकड़ी के कोयले की
उत्पन्न करने की दक्षता होती है। यानी कि लकड़ी की कोयले को किसको पता है, चारकोल को ही बोला जाता है। यानी कि लकड़ी का जो कोयला होता है उसको हम लोग चारकोल ही बोलते हैं, ठीक ना। तो चारकोल का जो होता है वो जलने की दक्षता लकड़ी के मुताबिक, प्योर अगर लकड़ी आप लोग लोगे तो उसके मुताबिक अधिक होती है, याद रखिएगा बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और चारकोल जल्दी से जल भी जाता है क्योंकि वो पहले से एक बार जला हुआ होता है। लेकिन कि गोबर एवं फसल के काटने के बाद बचे अवशेष पदार्थ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ठीक ना अवघटित होकर बनते हैं बायोगैस, याद रखिएगा बात। चलिए 32 नंबर का हो गया। 33 नंबर का प्रश्न है बायोगैस, जिसको हम लोग जैव गैस भी बोलते हैं, का प्रचलित नाम है। तो भाई साहब उसको हम लोग अभी गोबर के गैस के नाम से जानते हैं, क्योंकि बायोगैस का मतलब अभी हम लोग क्या जानते हैं, गोबर गैस। क्योंकि हम लोग अधिकतर जो है ना हम लोग गोबर का उपयोग करके गैस बनाते हैं, जिससे हम लोग खाना भी पका सकते हैं। जी हाँ, सही सोच रहे हो, गोबर गैस से आप लोग खाना भी पका सकते हो। मैंने इसका रोटी खाया हुआ है। किन्होंने किन्होंने खाया हुआ है, किन घर में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैव गैस में मीथेन गैस की मात्रा होती है। तो जैव गैस में हमेशा याद रखिएगा 75% मीथेन होता है, जिस कारण से आप लोग समझ सकते हो कि ये एक अच्छा स्रोत है ऊर्जा का, ठीक ना। ये ध्वनि थोड़ा मतलब प्रदूषण थोड़ा कम करेगा। यह कि गोबर एवं जल के गाढ़े घोल को कहते हैं, कम करेगा, पर ऐसा नहीं कि नहीं करेगा, गोबर गैस से भी प्रदूषण होता है। गोबर एवं जल के गाढ़े घोल को हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं करदम, या फिर इंग्लिश में उसे सलरी बोलते हैं, यानी कि सलरी, इंग्लिश में सलरी और उसको हिंदी में करदम बोलते हैं। लिखा है कि वायु प्रदूषण जैव गैस संयंत्र में बची शेष स्लरी की प्रचुर मात्रा को कहते हैं। यानी कि जो आपके पास वायु प्रदूषण जो होता है, ठीक ना, उसमें पूछा है कि जो वायु प्रदूषण जो होता है वो असल में जैव गैस संयंत्र में बची स्लरी की प्रचुर मात्रा में होता है। यानी कि सीधा सीधी क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ है, यूँ पूछ रहा है कि जो बायोस गैस संयंत्र होता है उसमें जो सेलरी होता है, जिसको हम लोग करदम बोलते हैं, उसमें बेसिकली नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है, जो कि क्या करता है, वायु प्रदूषण करता है। तो वही चीज़ यहाँ पे पूछा था, ठीक ना। चलिए आगे लिखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं हम लोग। लेकिन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत है, तो भाई साहब नवीकरणीय जैव मात्रा थोड़ी देर पहले बताया, आप लोग चाहो तो उसका यूज भी कर सकते हो, वापस से आप लोग पेड़ पौधा उगा भी सकते हो, तो इक्विलिब्रियम बन जाता है इससे। साम्य अवस्था लिखा हुआ है कि बायोगैस का मुख्य घटक है, तो बायोगैस का मुख्य घटक मैथेन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। CH4 याद रखिएगा बात। गोबर द्वारा जैव गैस निर्मित करने से हमें एक अच्छा ईंधन एवं एक उत्तम खाद मिलता है। गोबर गैस का अगर आप लोग उपयोग करोगे तो एक अच्छा ईंधन तो मिलेगा ही, लकड़ी से तो कई गुना अच्छा है, समझे ना। बहुत कम प्रदूषण फैलता है क्योंकि 75% मीथेन मिलता है। साथ ही साथ जो आपका गोबर, जिस गोबर से आपका गोबर गैस बनता है, वो गोबर को आपको कुछ दिन के बाद चेंज करना पड़ता है, तो वो जो गोबर होगा वेस्ट नहीं हो जाता है, उसको आप लोग खाद के रूप में भी यूज कर सकते हो, तो इसलिए ये आपका खाद मिलता है। सही आंसर हो जाएगा। 4वां प्रश्न है कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण, जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नाभिकीय ऊर्जा, समझे ना, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट बढ़ते हैं। पवन में ऊर्जा होती है, तो पवन में गतिज ऊर्जा होती है। लिखा है आपके पवन चक्की में किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण कार्य के रूप में होता है। तो भाई साहब याद रखिएगा पवन चक्की में हम लोग गतिज ऊर्जा है, क्योंकि भाई साहब पवन चक्की पवन के गतिज ऊर्जा कारण घूमती है और जिस कारण से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। तो कार्य किस ऊर्जा से मिलता है, गतिज ऊर्जा से, तो यार इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा यही। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा हुआ है कि 43 नंबर प्रश्न में नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है। भाई साहब नवीकरण ऊर्जा को हम लोग नाभिक ऊर्जा को नवीकरण ऊर्जा नहीं रखते हैं, समझे ना। यानी कि ये कौन सी ऊर्जा आ गई, ये एक अनवीकरणीय ऊर्जा हो जाती है। याद रखिएगा बात। पवन की गतिज ऊर्जा का उपयोग होता है भाई साहब पवन चक्की में, क्योंकि हम लोग अभी पवन चक्की की मदद से पवन की गतिज ऊर्जा को हम लोग यूज कर पाते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। उपयोगी पवन ऊर्जा प्राप्त करने हेतु पवनों की न्यूनतम वेग होती है। जो आपका पवन चक्की होता है उसका जो टरबाइन को घुमाने के लिए एटलीस्ट हवा का जो वेग होता है वो 15 किलोमीटर पर आवर होना ही होना चाहिए। इसीलिए हम लोग जो आपका पवन चक्की उसको हम लोग समुद्र के तट के सामने या फिर ऐसे इलाकों पे लगाते हैं जहाँ पे आपका पवन लगातार बहता है 15 किलोमीटर आवर कम से कम, तो उसका स्पीड होना ही चाहिए। और एक चीज़ बताइए, दुनिया में हम लोग किसे पवनों का देश के नाम से जानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। ऐसे तो ये क्वेश्चन आने वाला है, क्यों बोलते हैं वो जब क्वेश्चन आएगा तब मैं बता दूंगा। पवन चक्की की संरचना होती है भाई साहब विद्युत पंखे की तरह, उसमें भी 3 ब्लेड होते हैं, आपको पता होगा पंखे में, उसी प्रकार से इस पवन चक्की में भी होता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिकली किस देश को पवनों का देश कहा जाता है, ये तो आपको पिछले वाले वीडियो में भी आपको बताया था। ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पिछले वीडियो से मिलते जुलते मिलेंगे, ठीक ना। ये हुआ है कि 1 मेगावाट के जनित्र के लिए पवन ऊर्जा फॉर्म को लगभग कितना हेक्टेयर भूमि चाहिए। तो भाई साहब याद रखिएगा 2 हेक्टेयर कम से कम भूमि चाहिए। लिखा है कि 48 में पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन में भारत का स्थान है। तो पवन ऊर्जा जो उत्पादन करता है वो भारत, वो आपका
5वें नंबर के स्थान पर आता है, यानी कि भारत 5वां नंबर पे है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा का देखा गया है उत्पादन। भारत का सबसे विशाल पवन ऊर्जा फॉर्म स्थापित है। पवन ऊर्जा का सबसे विशाल फॉर्म भारत में तमिलनाडु में है, याद रखिएगा बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऊर्जा का विशाल स्रोत है तो सूर्य, भाई साहब रिपीटेड प्रश्न पर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक ना। लिखा हुआ है यहाँ पे 51 नंबर का प्रश्न में देखो 51 का लिखा हुआ है कि जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। बात तो सही है भाई साहब, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि लगभग हर चीज़ के लिए सौर ऊर्जा चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा अंततः सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होती है? तो यानी कि ऐसा ऊर्जा है जिसको हम लोग देखा जाए तो हमें उसके लिए हमको सूर्य की रोशनी की नीड नहीं है। तो एक है नाभिक की ऊर्जा, याद रखिएगा बात करेंगे आगे चल के। लिखा हुआ है कि ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, तो भाई साहब जैव मात्रा है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा भी नवीकरणीय है क्योंकि सौर ऊर्जा तो हमें लगातार मिलती है, रोज मिलती है, ठीक है। और बाकी जैव मात्रा को आप लोग बार बार लगा सकते हो पेड़ पौधा को, तो वो बार बार उत्पन्न हो सकता है। कौन सा रंग उष्मा को अधिक सोखता है? तो भाई साहब काला रंग। इसीलिए गर्मी के दिन में काला रंग को अवॉइड करना चाहिए, वो ज़्यादा गर्मी बढ़ाता है। और ठंडा के दिन में काले रंग को थोड़ा ज़्यादा पड़ना चाहिए। उस युक्ति का नाम क्या है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सौर सेल करता है। एक प्रश्न आपसे रहा, कौन सा ऐसा कलर है जो सौर ऊर्जा को सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, सबसे कम सोखता है? तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक ना। लिखा हुआ है कि सौर सेल बनाने में उपयोग होता है, तो सौर सेल बनाने में सिलिकॉन का उपयोग होता है। और यही प्रश्न अगर ऐसा आए, सौर पैनल बनाने में सौर सेल को आपस में जोड़ा जाता है, यानी कि जब सोलर पैनल बनता है तो उसमें जो आपका सौर सेल होता है, क्योंकि सौर सेल से ही सोलर पैनल बनता है, ठीक ना। तो उनको सौर सेलों को जोड़ने में किस धातु का उपयोग होता है? तो चांदी का उपयोग होता है। ये प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, सौर पैनल बनाने में किस धातु का उपयोग होता है? तो चांदी से, ठीक ना, याद रखिएगा बात। और पूछ देगा सौर सेल तो सिलिकॉन का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा है कि एक प्रारूपी सौर सेल लगभग कितना वाट विद्युत उत्पन्न करता है? तो भाई साहब वाट में पूछा है तो याद रखिएगा 0.7 वाट। और अगर वोल्ट में पूछे तो 0.5 वोल्ट से लेकर 1 वोल्ट तक, ठीक ना, याद रखिएगा बात। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। 28वां प्रश्न लिखा है कि बॉक्सनुमा सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो ये चीज़ मैंने खाली छोड़ा हुआ है आपके लिए, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा क्योंकि ये जरूरी है। देखिए आपके पास 59 क्वेश्चन है, सौर सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? सौर सेल जो होता है वो क्या करता है, सूर्य से सौर ऊर्जा लेता है और उसे हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी देता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, यानी कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। देखो आगे क्या लिखा है, कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? ये बेसिकली सौर जल तापक एक प्रकार का सौर कुकर ही होता है जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, जल को हीट करते हैं, ठीक ना। तो बेसिकली बता भाई साहब इसको एनर्जी कहाँ से मिलता है? सूर्य से मिलता है, सौर ऊर्जा से मिलता है। तो जिस दिन बादल होगा उस दिन सूर्य ऊर्जा नहीं मिलेगा, ठीक ना। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आपके गांव देहात में या आपके कहीं पे अगर सोलर का आप लोगों ने यूज किया होगा या फिर कहीं पे ऐसा किसी का घर में होगा कि सोलर का उपयोग करते होंगे उन लोग, तो क्या जिस दिन बादल होता है ना उस कारण से उस दिन क्या होता है, उनको सोलर से एनर्जी नहीं मिल पाता है। क्योंकि बादल हो गया, सौर ऊर्जा नहीं मिल रहा है सोलर पैनल को, इसलिए, ठीक ना। तो इसलिए बादलों वाले दिन इसका सही आंसर हो जाएगा। 61 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी के भूपर्पट्टी के तप्त स्थल माने जिसमें ज़्यादा उष्मीय स्थल, या फिर बोलो कि जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर हो, ठीक ना, उस प्रकार के स्थल को हम लोग तप्त स्थल बोलते हैं। में संचित उष्मा ऊर्जा को कहते हैं, यानी कि जो भारत में कई सारे ऐसे स्थल है जहाँ पे जो तप्त स्थल जिसको हम लोग कहते हैं, यानी कि उस स्थल के नीचे बोलो कि बहुत ज़्यादा हीट है, गर्मी है, समझे ना, तो उस प्रकार के जगहों को हम लोग क्या बोलते हैं, तप्त स्थल कहते हैं। तो उसमें जो ऊर्जा होती है उस हीट के कारण उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग भूतापीय ऊर्जा कहते हैं, याद रखिए बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, उस भूतापीय ऊर्जा को, यानी कि उस जमीन के अंदर में जो आपका तप्त ऊर्जा है उसको पाइप के माध्यम से बाहर निकालते हैं, जिस कारण से वो उसको बाहर निकलने का जगह मिल जाता है। तो बाहर जैसे निकलता है वो फोर्स के साथ निकलता है, तो क्या करते हैं हम लोग एक टरबाइन लगा देते हैं, तो वो क्या कहता है उस टरबाइन को घुमाता है, समझे ना। तो टरबाइन घूमता है जिस कारण से हमें बिजली भी मिलता है। तो आप कमेंट करके बताइए कि भूतापीय ऊर्जा नवीकरणीय की अनवीकरणीय है, ठीक ना। लिखा है कि
लिखा कि जब तप्त जल को पृथ्वी की सतह से बाहर निकालने के लिए निकास मार्ग मिल जाता है तो उस निकास मार्ग को कहते हैं। जैसा कि मैंने बोला था कि जो ज़मीन के अंदर में हमारा क्या होता है, तप्त बहुत ज़्यादा होता है, तो जिस कारण से वो क्या होता है कि वो बार बार बाहर निकलने की चेष्टा करता है। तो जैसे उसको बाहर निकलने का जगह मिलता है तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग गर्म चश्मा बोलते हैं। याद रखिए, गर्म चश्मा, या हम लोग उसको उष्मा स्रोत कहते हैं। ठीक, याद रखिएगा। ये उष्मा स्रोत है कि ऊर्जा स्रोत है, थोड़ा आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक, ये शायद उष्मा स्रोत ही है, थोड़ा चेक कर लीजिएगा। एक बार मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग वीडियो को देखने के बाद एक बार एनसीईआरटी को जरूर रीड कर लीजिएगा। ठीक ना। नाभिक विखंडन अभिक्रिया से उत्पन्न ऊर्जा को कहते हैं। तो नाभिक विखंडन से हमारा जो ऊर्जा निकलता है उसे हम लोग नाभिक ऊर्जा कहते हैं। यानी कि नाभिक ऊर्जा में क्या होता है, नाभिक विखंडन होता है। ये भी प्रश्न आपका बन सकता था। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 64 नंबर के प्रश्न पे। लिखा है कि नाभिक की ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो भाई साहब, नाभिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें यूरेनियम की जरूरत पड़ती है। ठीक ना। अब यूरेनियम क्या है ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक ना। इसे सबको पता होना चाहिए, पर मैं देखता हूँ किसको इसको पता नहीं पता है। नाभिक के विखंडन अभिक्रिया किस मौलिक कण द्वारा प्रेरित होता है। तो नाभिक के विखंडन जो होता है, यानी कि सीधा सीधे बोलो तो जो आपका नाभिक की ऊर्जा होता है वो उसका मूल आधार क्या है, तो भाई साहब न्यूट्रॉन के कारण ही ये एनर्जी बन पाता है। आइंस्टाइन का समीकरण है E बराबर डेल्टा mc², E बराबर mc², याद रखिएगा बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसे आप लोग पढ़िएगा, आगे चल के टेंशन लेना 11 क्लास 12 क्लास में आप लोग इसको प्रूव करना भी सीखिएगा अगर साइंस लेते हो तो। यूरेनियम के एक परमाणु के विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा कोयले के एक परमाणु के दहन से उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में कितनी अधिक होती है। तो भाई साहब 1 करोड़ गुनी। यानी कि समझ के देखो भाई साहब, नाभिक की ऊर्जा में कितना पावरफुल है वो सब। देखो, नाभिक की ऊर्जा के लिए हमें क्या चाहिए, यूरेनियम चाहिए। तो यूरेनियम का एक परमाणु जब वो ऊर्जा निकालता है ना, सेम उसी टाइम पे अगर मान लो कि कोयला का एक परमाणु अगर ऊर्जा निकाले तो कोयला का एक परमाणु जितना ऊर्जा निकालेगा ना, उससे 1 करोड़ गुना ज़्यादा आपका जो यूरेनियम का एक परमाणु ऊर्जा निकाल के देगा। तो समझ के देख सकते हो, समझे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच खिंचाव के कारण समुद्रों का जल का स्तर चढ़ता है व गिरता है। तो भाई साहब गुरुत्व के कारण, याद रखिए बात, गुरुत्व बल के कारण। यानी जो चंद्रमा होती है वो, जाहिर सी बात है भाई साहब, पृथ्वी चंद्रमा को अपना गुरुत्व बल लगाती है, तो वही आपका चंद्रमा भी पृथ्वी पर गुरुत्व बल लगाएगी। तो क्या होता है कि पृथ्वी पर तो भाई वाटर है, ठीक ना, वाटर है, वाटर होता है तो भाई ठोस तो है नहीं जो ज़मीन के साथ सटा हुआ हो, यानी कि ज़मीन के साथ चिपका हुआ हो, ऐसा तो है नहीं। तो जैसे पानी तो क्या होता है, लिक्विड है, उसको खींचता है तो क्या होता है, ऊपर तरफ उड़ जाता है वो थोड़ा सा। भले ऐसा नहीं कि वो पूरा पानी एकदम बाहर अंतरिक्ष चला जाए, इतना पावर नहीं चंद्रमा के पास, समझे ना, उतना नहीं खींच पाएगा। पर क्या देखा गया कि लो टाइड हाई टाइड होते रहता है, समझे ना। यानी कि क्या होता है कि समुद्र की लहर बढ़ता चढ़ता रहते कारण उस चंद्रमा मामा के कारण, समझे ना। महासागरीय तापीय ऊर्जा का उपयोग किन संयंत्र द्वारा विद्युत उत्पादन में होता है। तो याद रखिएगा, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, OTEC विद्युत संयंत्र बोलते हैं। ठीक है, आप लिखिएगा OTEC विद्युत संयंत्र, समझे ना, या फिर OTEC डायरेक्ट लिख दीजिएगा। इसका फुल फॉर्म आप लोग देख सकते हो, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्सेशन प्लांट, कन्वर्जन लिखा हुआ है, ठीक ना। क्या हो रहा है आज, लिखा हुआ यहाँ पे 97% लिखा हुआ है कि OTEC विद्युत संयंत्र में किस द्रव को वाष्प में बदल कर टरबाइन घुमाया जाता है। तो भाई साहब OTEC में, यानी कि ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन प्लांट में, हम लोग अमोनिया द्रव का उपयोग करते हैं। लिखा कि ज्वार, लिखा हुआ यहाँ पे 91% में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। तो ज्वार भाटा किसके कारण होता है, थोड़ा देर पहले बताया था। अरे भाई साहब वही चीज़ है, जो लहरों का जो लो टाइट हाई टाइट होता है ना, तो वो किस कारण से होता है, चंद्रमा के गुरुत्व त्वरण के कारण, गुरुत्व बल के कारण। इसलिए गुरुत्व बल इसका सही आंसर हो जाएगा, गुरुत्व बल के कारण। चलिए 72 नंबर प्रश्न पर आते हैं। समुद्र में उत्पन्न ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं। तो भाई साहब देखो, समुद्र में ज्वार भाटा होता है, आपको पता होगा, लहरों का लो टाइट हाई टाइट होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। याद रखिए बात, इससे भी हम लोग बिजली बना सकते हैं। तो आप लोग एनसीईआरटी को रीड कीजिएगा तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। लिखा है कि ज्वार ऊर्जा का उपयोग होता है, तो भाई साहब विद्युत उत्पादन में, ठीक ना, याद रखिएगा बात। अब आप लोग किसी और चीज़ के लिए उपयोग कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, हमें भी थोड़ा बताइएगा। महासागरों के पृष्ठ पर उत्पन्न तरंगों में कैसी ऊर्जा होती है। तो भाई साहब गतिज ऊर्जा होती है, ठीक ना, आपको पता ही होगा, क्योंकि तरंग क्या होती है, लहर बहती रहती है, तो बहती हुई चीज़ों पर गतिज ऊर्जा। महासागरीय तापीय ऊर्जा में ताप अंतर होता है। महासागरीय तापीय ऊर्जा में ताप अंतर कितने का होता है, कितने डिग्री सेल्सियस का होता है, 20 डिग्री सेल्सियस का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आज का चैप्टर जो होगा यहीं समाप्त हो जाता है आपका।
टोटल आपको मैंने इधर 75 और इधर मैंने कल की वीडियो में मैंने फिर आपको कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराया था। कितना प्रश्न कराया था थोड़ा मैं देख लूँ। करीबन मैंने आपको 32 प्रश्न कराया था। और फिर मैंने आपको उसी वीडियो में मैंने आपको पूछा गया टोटल 4 प्रश्न कराया था, जो कि एक 2010 का था, एक 2019 का था, एक 2019 का था, फिर 2023 का था और 2023 का, फिर 2023 का प्रश्न था। इतना सारा प्रश्न मैंने करा दिया इस चैप्टर से, तो इससे बाहर जाने के चांसेस नहीं है। बस आप लोग क्या कर लीजिएगा, बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो को देखने के बाद एक बार एनसीईआरटी को रीड कर लीजिएगा। समझ में आए ना आए कोई बात नहीं, एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो को 2 से 3 बार करके देखें और कोशिश करें इस प्रकार के सभी वीडियो को थोड़ा स्पीड करके देखने का। 2x का स्पीड में देखिए, थोड़ा जो ज़्यादा ही लग रहा है तो 1.75 के स्पीड में ज़रूर देख लें, ठीक ना। थोड़ा स्पीड करके देखने का आदत डालिए, बाकी सब चीज़ सही होगा आपका, ठीक ना। तो अब मिलेंगे एक नए चैप्टर में, ठीक ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।